दोस्तों नमस्कार। आज अपन राजस्थान जीके के अंतर्गत जो राजस्थान जीके है उस राजस्थान जीके के अंतर्गत राजस्थान के राजवंशों के बारे में चर्चा करते हैं। राजस्थान के राजवंशों के बारे में चर्चा करेंगे। राजवंशों के बारे में चर्चा करेंगे। अब आज राजवंशों के बारे में जानते हैं या राजवंशों के बारे में जानकारी लेते हैं कि यहाँ राजस्थान में अलग अलग जगहों पर अलग अलग राजवंशों ने शासन किया। यहाँ राजस्थान में अलग अलग जगहों पर अलग अलग राजवंशों ने शासन किया। ये अपना राजस्थान है और इस राजस्थान में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग राजवंशों ने शासन किया। और इन राजवंशों से आप राजस्थान की कोई भी कंपटीशन एग्जाम में प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करो या उनके एग्जाम दो तो आप राजस्थान के जो राजवंशों से निश्चित ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इस वाला ये जो जिला है ये अपन का बांसवाड़ा, इधर की तरफ प्रतापगढ़, यहाँ चित्तौड़गढ़ और इधर वाले भीलवाड़ा होते हुए इधर साइड अपन चलेंगे राजसमंद और यहाँ उदयपुर और सिरोही वाले भूभाग पर जितना जो बड़ा भूभाग था, ये जो रियासत थी वो रियासत थी दोस्तों मेवाड़ रियासत। ये रियासत थी वो थी मेवाड़ रियासत। और यहाँ इस मेवाड़ रियासत पर जो शासन किया था वो किया था गोहिल वंश ने। यहाँ शासन किया था गोहिल वंश ने और बाद में इन्हीं के वंशज थे जिनका नाम था सिसोदिया। सिसोदिया जो हमीर सिसोदिया, बाद में जाकर के यहाँ सिसोदिया ने शासन किया। ये राजस्थान की जो मेवाड़ रियासत थी ये राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत थी। ध्यान रखना, ये मेवाड़ रियासत थी वो राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत, राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत। इधर से अपन बात करें तो ये वाला भूभाग था, इधर पाली, जोधपुर, नागौर वाला भूभाग, इधर से ये वाला जो संपूर्ण बड़ा भूभाग था, सबसे बड़ी जो रियासत आती थी वो वाले ये वाले भूभाग था। वो रियासत कौन सी थी? मारवाड़ थी। और ये मारवाड़ जो रियासत थी ये सबसे बड़ी रियासत थी। ध्यान रखना, सबसे बड़ी रियासत मारवाड़ रियासत थी, वो सबसे बड़ी रियासत थी। ध्यान रखना। और इस मारवाड़ रियासत पर जो शासन किया है वो किया दोस्तों राठौड़ वंश ने। इस मारवाड़ पर जो शासन किया था वो किसने किया? राठौड़ वंश ने किया है। इधर अपन बात करें कोटा, बारा, बूंदी और ये झालावाड़ वाला जो भूभाग वाली ये रियासत है, ये वाली जो रियासत थी ये दोस्तों हाड़ौती रियासत थी। हाड़ौती प्रदेश कहलाता था। और इस हाड़ौती प्रदेश में जो शासन किया वो दोस्तों हाड़ा चौहानों ने किया। यहाँ जो शासन किया वो किया हाड़ा चौहानों। अपन बात करें इधर वाले भूभाग की, ये वाला जो भूभाग है इधर से जयपुर, दौसा और इधर से ऊपर चलें नागौर, ये वाले जो भूभाग है ये भूभाग ढूंढाड़ प्रदेश कहलाता था। और इस ढूंढाड़ पर जो शासन किया वो किया दोस्तों ढूंढाड़ पर जो शासन किया वो किया दोस्तों कछवाहों ने। इस प्रदेश पर शासन किया वो कौन से ने किया था? कछवाहों ने। अब ये वाला जो भूभाग है इधर से अजमेर और इधर से सावर और सांबर वाले भूभाग पर इतने जो बड़ा ये भूभाग है, इधर अपन सीकर तक जो भूभाग है यहाँ जो शासन किया था और यहाँ जो शासन किया दोस्तों यहाँ किया था चौहानों ने। चौहानों ने या यही चौहान आगे जाकर के शाकंभरी के चौहान कहलाए। शाकंभरी या अजमेर के चौहान जिसको अपन बोलते हैं। तो यहाँ इन चौहानों ने शासन किया। इसके अलावा इनकी एक शाखा है वो चरणथंबोर चली गई थी और इधर अपन जालौर वाले भूभाग पर भी चौहानों ने शासन किया था। इधर अपन देखें जैसलमेर, तो ये जैसलमेर है और इस जैसलमेर पर जो शासन किया है वो दोस्तों भाटियों ने शासन किया था। यहाँ जो शासन किया है वो किसने किया है? भाटियों ने शासन किया है। जैसलमेर में जो शासन किया है वो भाटियों ने किया है। इसके अलावा ये अपने अलवर ये अपना भरतपुर है और ये अपना धौलपुर है। तो भरतपुर और धौलपुर पर जो शासन किया है वो जाटों ने शासन किया है। भरतपुर और धौलपुर में किसने किया है? जाटों ने शासन किया। ध्यान रखना, भरतपुर व धौलपुर में जो शासन किया वो जाटों ने शासन किया। तो इन जगहों पर अलग अलग जगहों पर अलग अलग स्थान पर अलग अलग शासकों ने शासन किया।
सबसे बड़ी बात यह है कि राजस्थान की जो रियासतों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एक तो आपको ये ध्यान रखनी है शाकंभरी या सावर के चौहान। पहला तो शाकंभरी या सावर के चौहान, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। मेवाड़ के इतिहास से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, मारवाड़ के इतिहास से भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं, और जयपुर में जो ढूंढाड़ में जो कछवा वंश था इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। तो ये चार वंश हैं अपन के। अजमेर के चौहान हैं, इसके अलावा मेवाड़ का इतिहास है, गोहिल वंश ने जो शासन किया है, मारवाड़ में राठौड़ वंश ने जो शासन किया है, और इसके अलावा जो ढूंढाड़ में कछवा वंश ने शासन किया है, ये इंपोर्टेंट वंश हैं, इनके महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखना। तो अपन एक एक वंश के बारे में अध्ययन करते हैं। आज अपन जो पहला वंश है उसका नाम है चौहान या शाकंभरी या अजमेर के चौहान वंश, इस पर चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों, हेडिंग डालिए सावर या शाकंभरी का चौहान वंश, सावर या शाकंभरी का चौहान वंश। सावर या शाकंभरी के चौहान वंश में अपन बात करें तो ये अपना राजस्थान है, मान लीजिए, और इस राजस्थान में इस जगह अजमेर या सावर वाले भूभाग था, और यहाँ जो शासन किया है वो किसने किया है दोस्तों? यहाँ शासन किया है चौहानों ने शासन किया है। अब सबसे बड़ी बात ये है कि जो सावर या शाकंभरी के जो चौहान हैं, तो अपन किसी भी चौहान वंश हैं, इस चौहान वंश की सर्वप्रथम उत्पत्ति के बारे में देखते हैं कि इनका उत्पत्ति का आधार क्या था। तो अपन लिख सकते हैं चौहान वंश की उत्पत्ति। चौहान वंश की उत्पत्ति, ये चौहान वंश की जो उत्पत्ति है वो कहाँ से, क्या, किस इतिहासकार ने क्या क्या माने हैं। तो अलग अलग इतिहासकार ने अपने अलग अलग मत दिए उत्पत्ति के बारे में। एक इतिहासकार हैं जिनका नाम है डॉक्टर दशरथ शर्मा, एक इतिहासकार हैं जिनका नाम है डॉक्टर दशरथ शर्मा, और इन डॉक्टर दशरथ शर्मा ने ये कहा है कि चौहान ब्राह्मणों की संतान थी। चौहान थी, वो चौहान किसकी संतान थी? ब्राह्मणों की संतान थी। तो ब्राह्मणों की संतान बताने वाले इतिहासकार कौन है? डॉक्टर दशरथ शर्मा है। दूसरे जो इतिहासकार हैं दोस्तों, वो दूसरे इतिहासकार हैं जिनका नाम है चंद्रवरदाई। दूसरे इतिहासकार हैं और उन इतिहासकार का नाम है दोस्तों चंद्रवरदाई। इन चौहानों में एक शासक आएगा जिसका नाम है पृथ्वीराज। उस पृथ्वीराज के शासनकाल में चंद्रवरदाई होंगे, और इनका जो चंद्रवरदाई हैं, इनका जो ग्रंथ है उस ग्रंथ का नाम है पृथ्वीराज रासु। उस ग्रंथ का नाम है पृथ्वीराज रासु। और ये जो पृथ्वीराज रासु है, इस पृथ्वीराज रासु में ये बात कहते हैं कौन? चंद्रवरदाई की वशिष्ठ ऋषि ने। चंद्रवरदाई इस बात को कहते हैं कि वशिष्ठ ऋषि ने राक्षसों का वध करने के लिए, वशिष्ठ ऋषि ने राक्षसों का वध करने के लिए आबू पर्वत पर क्या किया था? एक यज्ञ किया, और उस यज्ञ से 4 जातियां हुई। आबू पर्वत पर क्या किया था? एक यज्ञ किया, और उस यज्ञ, या अपन इसको कह सकते हैं अग्निकुंड से। बहुत एग्जामों में पूछा गया, ध्यान रखना, कि चंद्रवरदाई ने किस उत्पत्ति मानी है? अग्निकुंड से। और यह यज्ञ अग्निकुंड से कितनी जातियां हुई हैं? 4 जातियां हुई। और जो 4 जातियां थी मित्रों, वो 4 जाति कौन सी थी? प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान, ये 4 जातियां हैं। वो 4 जातियां कहाँ से हुई हैं? अग्निकुंड से। और उस अग्निकुंड पर यज्ञ किसने किया है? वशिष्ठ ऋषि ने। ये बात की जानकारी कौन देते हैं? चंद्रवरदाई। कौन से ग्रंथ में? पृथ्वीराज रासु में। आगे देखिए, एक शिलालेख है दोस्तों, और जो पटवारी में पूछा गया था प्री में पिछली बार, एक शिलालेख है जिसका नाम है बिजूलिया शिलालेख। एक शिलालेख है जिसका नाम है बिजूलिया शिलालेख। और ये बिजूलिया शिलालेख है, ये कहता है कि जो चौहान हैं वो चौहान वत्स गोत्रीय ब्राह्मण थे।
वस्त्र गोत्रीय, इन चौहानों को इस शिलालेख में वस्त्र गोत्रीय ब्राह्मण बताया है, ध्यान रखना। चौहानों को इस शिलालेख में, कौन शिलालेख में, बिजोलिया शिलालेख में वत्स्य गोत्रीय ब्राह्मण बताया है। अब सबसे बड़ी बात है कि इस बिजोलिया शिलालेख है, इस बिजोलिया शिलालेख की जो रचना है वो रचना गुणभद्र सूरी ने की। इसकी जो रचना है वो किसने की, गुणभद्र सूरी ने 1170 ईस्वी में की। और 1170 ईस्वी में किसका शासनकाल था, सोमेश्वर चौहान का शासनकाल था, ध्यान रखना। चौहान शासक थे पृथ्वीराज तृतीय के पिताजी सोमेश्वर चौहान, और उन सोमेश्वर चौहान के शासनकाल में, सोमेश्वर चौहान के शासनकाल में रचना हुई है, कौन से की, इस बिजोलिया शिलालेख की। किसने की है, गुणभद्र सूरी ने सोमेश्वर चौहान के शासनकाल में की है, जिसमें चौहानों को वत्स्य गोत्रीय ब्राह्मण बताया है। आगे देखिए, एक इतिहासकार और हैं, और उन इतिहासकार का नाम है कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड, और इसने चौहानों की उत्पत्ति, कर्नल जेम्स टोड ने चौहानों की उत्पत्ति मध्य एशिया, और उस मध्य एशिया में जो जाति रहती थी, मध्य एशिया के अंतर्गत जो जाति रहती थी, जिनका एक जाति थी शक, दूसरी जाति थी कुषाण, और तीसरी जाति थी शक कुषाण हूण, और जो चौथी जाति थी उसका नाम था सीथियन। और इन चार जो जातियां थीं, इन चार जातियों से इनकी उत्पत्ति बताई है, कौन की, चौहानों की। अर्थात कर्नल जेम्स टोड की अपन बात करें तो कर्नल जेम्स टोड ने चौहानों को विदेशी बताया, ध्यान रखना। कर्नल जेम्स टोड ने चौहानों की उत्पत्ति या चौहानों को क्या बताया गया है, विदेशी बताया है। चौहानों को विदेशी बताया है, कर्नल जेम्स टोड ने चौहानों को क्या बताया है, विदेशी बताया है। ये देखना, बिजोलिया शिलालेख के नाम अनुसार वत्स्य गोत्रीय ब्राह्मण, रचना गुणभद्र सूरी के शासनकाल में इसकी होती है। गुणभद्र सूरी ने इसकी रचना की है बिजोलिया शिलालेख की सोमेश्वर चौहान के शासनकाल में। आगे देखिए, चौहानों को हेडिंग डालिए, चौहानों को सूर्यवंशी बताने वाले ग्रंथ। चौहानों को सूर्यवंशी बताने वाले ग्रंथ। चौहानों को अनेक ग्रंथों ने सूर्यवंशी बताया है। अब सूर्यवंशी बताने वाले जो ग्रंथ हैं, चौहानों को सूर्यवंशी बताने वाले जो ग्रंथ हैं वो हैं, पहला ग्रंथ है हमीर मर्दन, पहला ग्रंथ है हमीर महाकाव्य। और इस हमीर महाकाव्य के जो लेखक हैं दोस्तों वो हैं नयन चंद सूरी। दूसरा जो ग्रंथ है वो है हमीर महाकाव्य हो गया। दूसरा जो ग्रंथ है हमीर रासो, और इसके जो लेखक हैं वो है सारंगधर। ध्यान रखना, इधर साइड में तो ग्रंथ हैं और इधर साइड में है लेखक, इधर साइड में ग्रंथ हैं और इधर साइड में कौन है, लेखक। तीसरा जो ग्रंथ है राजपूताने का प्राचीन इतिहास, राजपूताने का प्राचीन इतिहास, और इसके जो लेखक हैं वो कौन है, राजपूताने के जो प्राचीन इतिहास हैं इसके जो लेखक हैं वो हैं गौरीशंकर हरिश्चंद्र ओझा, गौरीशंकर हरिश्चंद्र ओझा। चौथा जो अपन का ग्रंथ है जिसका नाम है पृथ्वीराज विजय, और इसके जो लेखक हैं वो हैं जयानक भट्ट। पृथ्वीराज विजय और उसके जो लेखक हैं वो हैं जयानक भट्ट। अगला जो ग्रंथ है पांचवा वो है बीसल देव रासो, और इसके जो लेखक हैं वो हैं नरिपति नाल।
इसके जो लेखक हैं नरिपति नाल। ये जो ग्रंथ हैं, ये ग्रंथ इस बात की जानकारी देते हैं, ये ग्रंथ इस बात को बताते हैं कि चौहान सूर्यवंशी थे। ध्यान रखना है कि सीधे सीधे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, सीधे सीधे पूछ ले जाता है ग्रंथ के नाम। हमीर महाकाव्य, लेखक नैनचंद सूरी, हमीर रासो, लेखक सारंगधर, राजपूताने का प्राचीन इतिहास गौरीशंकर हरिश्चंद्र ऊजा, पृथ्वीराज विजय, जयानक भट्ट, बीसलदेव रासो, नरिपति नाल। और ये जो ग्रंथ हैं, ये ग्रंथ सीधे जानकारी देते हैं और ये ग्रंथ बताते हैं कि जो चौहान थे वो चौहान कैसे थे, सूर्यवंशी थे। चौहान थे वो चौहान थे, सूर्यवंशी थे। आगे देखिए, अब चंद्रवंशी कौन कौन से ग्रंथ बताते हैं। चौहानों को चंद्रवंशी बताने वाले स्रोत, तो ध्यान रखना, चौहानों को चंद्रवंशी बताने वाले जो स्रोत हैं वो दो स्रोत चौहानों को चंद्रवंशी बताते हैं। एक तो जो शिलालेख है जिसका नाम है आबू का शिलालेख, आबू या आबू के अचलेश्वर का शिलालेख, आबू के अचलेश्वर का शिलालेख। और ये शिलालेख मिला है, वो मिला है 1285 में। और ये कहाँ से मिला है दोस्तों, ये मिला है सिरोही से। दूसरा जो इसका जो शिलालेख है, उस दूसरा जो शिलालेख है, वो जो दूसरे नंबर का जो शिलालेख है वो जो बताता है, ये बताता है हाँसी का शिलालेख, हाँसी। दूसरा जो शिलालेख है वो है हाँसी का शिलालेख, हाँसी का शिलालेख। और ये जो हाँसी का जो शिलालेख है ये कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो ये जो प्राप्त हुआ है वो हुआ है दोस्तों चित्तौड़ से। ध्यान रखना, वो हुआ है चित्तौड़ से। तो दो शिलालेख ऐसे हैं जिनको चंद्रवंशी बताते हैं। किसको बताते हैं चंद्रवंशी, चौहानों को। और चौहानों को चंद्रवंशी बताने वाले जो दो शिलालेख हैं, एक आबू का अचलेश्वर का शिलालेख है 1285 में मिला है, और दूसरा हाँसी का शिलालेख है। एक शिलालेख और है जो अपन का जो अलग मत देता है, यानी अपन डाल सकते हैं चौहानों को इंद्रवंशी, चौहानों को इंद्रवंशी बताने वाले, चौहानों को इंद्रवंशी बताने वाले शिलालेख। तो चौहानों को इंद्रवंशी बताने वाले शिलालेख में अपन बात करें तो चौहानों को इंद्रवंशी जो शिलालेख बताता है वो एक शिलालेख है जो पाली जिले के बाली तहसील से मिला है। ध्यान रखना, एक शिलालेख है जो मिला है पाली जिले के, और पाली जिले में है वो पाली जिले के बाली तहसील से, पाली जिले के बाली तहसील से एक शिलालेख मिला है। और उस शिलालेख का नाम है राज्यपाल का सेबाड़ी शिलालेख, राज्यपाल का सेबाड़ी शिलालेख। और जो राज्यपाल का जो सेबाड़ी शिलालेख है, ये राज्यपाल का सेबाड़ी शिलालेख किस बात को कहता है कि ये चौहान थे, ये चौहान थे, ये जो चौहान थे, ये चौहान कैसे थे, ये चौहान इंद्रवंशी थे। कैसे थे, इंद्रवंशी। ध्यान रखना, चौहान कैसे थे, इंद्रवंशी थे। आगे पहले देख लेते हैं अपन यहाँ तक, फिर आगे चलते हैं। देखो, चौहानों की अपन बात करें तो सावर या शाकंभरी के चौहान चल रहे हैं। चौहानों की उत्पत्ति दशरथ शर्मा ने इनको क्या बताया, ब्राह्मणों की संतान चंद्रवरदाई ने ये कहा है कि आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया और उस यज्ञ से 4 जातियां हुई, एक प्रतिहार, दूसरी परमार, तीसरी चालुक्य, चौथी चौहान। आपको याद करने की एक सीधी सी ट्रिक है, इन चारों को पापा और चाचा, पापा चाचा। पैसे हो गया प्रतिहार, पैसे हो गया परमार, चैसे हो गया चालुक्य और चैसे हो गया चौहान दोस्तों। फिर अपन अगली बात करते हैं तो बिजोलिया शिलालेख में चौहानों को वत्स्यगोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। बिजोलिया शिलालेख की जो रचना हुई है वो गुणभद्र सूरी के शासनकाल में हुई है। 1100 गुणभद्र सूरी ने जो की है 1170 ईस्वी में सोमेश्वर चौहान के शासनकाल में। बिजोलिया शिलालेख के रचयिता कौन है, गुणभद्र सूरी। ध्यान रखना, रचयिता कौन है, इसके जो रचयिता हैं वो रचयिता हैं गुणभद्र सूरी। कर्नल जैमतोड़ ने इसकी उत्पत्ति मध्य एशिया में शक, कुषाण, हूण में सीथियन जो जाति रहती थी उनसे बताया, अर्थात चौहानों को विदेशी बताया है। चौहानों सूर्यवंशी बताने वाले ग्रंथ हैं हमीर महाकाव्य, नैनचंद सूरी, हमीर रासो, सारंगधर, राजपूताने का प्राचीन इतिहास, गौरीशंकर हरिश्चंद्र ऊजा, पृथ्वीराज विजय, जयानक भट्टो, बीसलदेव रासो, नरिपति नाल।
इन 5 ग्रंथ जो हैं ये ग्रंथ ये कहते हैं कि जो चौहान थे वो चौहान सूर्यवंशी थे। चौहानों के इंद्रवंश बताने वाले हैं आबू के अचलेश्वर का शिलालेख 1285 सुरोई से मिला, हांसी का शिलालेख चित्तौड़गढ़ का था। चौहानों के इंद्रवंशी बताने वाले पाली जिले में बाली तहसील का एक शिलालेख है जिसका नाम है राजपाल का सेवाड़ी शिलालेख, और ये इनको बताता है कि ये चौहान थे। ये चौहान कैसे थे? इंद्रवंशी थे। अगला जो अपन का चैप्टर है वो देखिए, हेडिंग डालिए, चौहानों के मूलभूत स्थान के बारे में मत, कि भाई चौहान हैं वो चौहान कहाँ से आए थे, मूलभूत स्थान के बारे में मत, कि जो चौहान हैं वो चौहान कहाँ से आए थे, चौहानों के किस स्थान के बारे में कौन कौन से इतिहासकार अपनी राय देते हैं। तो एक इतिहासकार हैं जिनका नाम है गोपीनाथ शर्मा, एक इतिहासकार है जिनका नाम है गोपीनाथ शर्मा, और ये गोपीनाथ शर्मा के अनुसार चौहान हैं ये गुजरातरा प्रदेश से आए थे। कहाँ से आए थे? गुजरातरा प्रदेश से आए थे। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार चौहान अपन कह सकते हैं, गोपीनाथ शर्मा के अनुसार चौहान गुजरातरा प्रदेश से आए थे। गुजरातरा, ये अपन को स्टम लिखना, गुजरात प्रदेश से आए थे। एक इतिहासकार थे जिनका नाम था गोपीनाथ शर्मा। दूसरे दोस्तों जो इतिहासकार हैं वो हैं डॉक्टर दशरथ शर्मा। ये महोदय क्या कहते हैं? डॉक्टर दशरथ शर्मा, और ये दशरथ शर्मा ये कहते हैं कि चौहान हैं वो चित्तौड़ जिले से आए थे। दशरथ शर्मा ये कहते हैं कि चौहान हैं वो चौहान चित्तौड़ जिले से आए थे। चौहान चित्तौड़ जिले से आए थे। एक ग्रंथ है जिसका नाम है पृथ्वीराज विजय। एक ग्रंथ है दोस्तों जिसका नाम है पृथ्वीराज विजय, और पृथ्वीराज विजय, और इस पृथ्वीराज विजय के जो लेखक हैं, और उस पृथ्वीराज विजय के लेखक हैं जयानक भट्ट। और ये पृथ्वीराज विजय के लेखक जयानक भट्ट हैं, ये कहते हैं कि ये चौहान, इनके अनुसार ये चौहान हैं, इनके अनुसार चौहान पुष्कर अजमेर से आए थे। ध्यान रखना, इनके अनुसार जो चौहान हैं, इनके अनुसार जो चौहान हैं वो पुष्कर अजमेर से आए थे। पुष्कर अजमेर से आए थे। इसके अलावा अपन बात करें तो एक इतिहासकार थे जिनका नाम था आसोपा, और ये आसोपा महोदय क्या कहते हैं? आसोपा के अनुसार चौहान पुष्कर, जो आसोपा थे, आसोपा ये कहते हैं कि जो पिछोला झील के किनारे, ये जो अपन की झील है, उस झील के पिछोला झील के किनारे चौहान रहते थे। चारों तरफ ये पिछोला झील है, इस चारों तरफ पिछोला झील के किनारे कौन रहते थे? चौहान रहते थे। इसलिए इनको चाहेमान कहने लगा, इसलिए इनको चाहेमान, इसलिए ये चाहेमान कहलाने लगे। इसलिए इस कारण ये चौहान हैं वो चाहेमान, इस कारण ये चौहान हैं ये चाहेमान कहलाने लगे। आसोपा के अनुसार ये जो पिछोला झील है, इस पिछोला झील के चारों तरफ कौन रहते थे? चौहान, और चौहान चारों तरफ रहने के कारण ये चौहान हैं भी चौहान क्या कहलाने लगे थे? चाहेमान कहलाने लगे। तो ये यहाँ तक इनके बारे में, उत्पत्ति के बारे में मत मिलते हैं। उत्पत्ति के बारे में अलग अलग इतिहासकार अलग अलग मत देखते हैं। डॉक्टर दशरथ शर्मा इनको ब्राह्मण बताते हैं, बिजोली शिलालेख बस्यगोती ब्राह्मण बताते हैं, तमाम बातें ये रहती हैं। अब अपन देखते हैं दोस्तों कि चौहान, जो अपन के चौहान हैं, यहाँ चौहानों में किन किन शासकों ने महत्वपूर्ण अपनी योगदान भूमिका निभाई है। तो चौहानों में जो प्रथम शासक हुए थे, चौहानों में जो प्रथम शासक हुए, शासकों महत्वपूर्ण जो शासक हैं उनकी अपन चर्चा करते हैं। जो प्रथम शासक थे वो थे दोस्तों वासुदेव चौहान।
प्रथम जो शासक थे दोस्तों, वो प्रथम शासक थे वासुदेव चौहान। वासुदेव चौहान। और इस वासुदेव चौहान को चौहान वंश का संस्थापक कहते हैं। इसने 551 ईस्वी में सामर जयपुर में अपनी नींव रखी थी। वासुदेव चौहान के बाद में जो अगले जो शासक होते हैं उनका नाम आता है दोस्तों दुर्लभ राज। उनका नाम है दुर्लभ राज। दुर्लभ राज के बाद में जो अगले जो शासक होते हैं उनका नाम मिलता है गुबक। गुबक के बाद में जो अगले शासक होते हैं उनका नाम मिलता है चंद्र राज। फिर चंद्र राज के बाद में जो अगले शासक होते हैं उनका नाम मिलता है बागपति राज। बागपति राज। फिर उसके बाद में जो अगले शासक होते हैं बागपति राज के बाद में, वो यहाँ से विस्तार से चालू हो जाते हैं तुम्हारे शासक, जिसका नाम है अजय राज। और इस अजय राज का जो शासनकाल रहता है, अगले जो शासक आते हैं वो रहते हैं अजय राज। और यहाँ से शासनकाल चालू हो जाते हैं इनके विस्तार रूप से। ये 1113 से लेकर के 1153 ईस्वी तक रहते हैं। अजय राज के बाद में इनके जो पुत्र होते हैं और उन पुत्र का नाम है अर्णोराज। अर्णोराज, या इन्हीं का जो कहा जाता है वो कहा जाता है आनाजी। अर्णोराज को ही कहा जाता है दोस्तों आनाजी। आनाजी। और ये महोदय 1153 से 1153, या आपको कई किताबों में 1155 में मिल जाएगा इसका शासनकाल, ध्यान रखना। 1153 या अपन कह सकते हैं 1155। और ये अर्णोराज सॉरी 1133 से लेकर के 1113 से लेकर के 1133 तक रहते हैं, ध्यान रखना। 1113 से लेकर के 1133 ईस्वी तक अजय राज रहते हैं ना। अजय राज के बाद में अर्णोराज आ जाते हैं। और ये अर्णोराज या इन्हीं को बोला जाता है आनाजी। और ये जो आनाजी रहते हैं वो 1133 से लेकर के 1155 तक आते हैं। 33 से लेकर के 55 तक रहते हैं। अर्णोराज के बाद में जो अगले शासक आते हैं वो आते हैं विग्रहराज। अगले जो शासक आते हैं वो आते हैं विग्रहराज, या विग्रहराज को ही कहा जाता है बीसल देव। विग्रहराज चतुर्थ या बीसल देव। और ये बीसल देव जो यहाँ शासन रहते हैं ये 1158 से लेकर के 63 तक रहते हैं। बीच में जगदेव रहता है जो हत्या कर देता है। उस के बाद में बीसल देव के बाद में जो अगला शासक आता है उसका नाम रहता है सोमेश्वर चौहान। सोमेश्वर, अगला जो शासक आता है वो रहता है सोमेश्वर चौहान। और ये जो सोमेश्वर चौहान जी हैं ये यहाँ शासन करते हैं 1169 से लेकर के 1177 तक। 1169 से लेकर के 1177 ईस्वी तक सोमेश्वर चौहान के बाद में यहाँ अंतिम शासक जो रहते हैं चौहान वंश के, उनका नाम है पृथ्वीराज चौहान तृतीय। और पृथ्वीराज चौहान तृतीय 1177 से लेकर के 1192 ईस्वी तक शासन करते हैं। इस तरीका से यहाँ महत्वपूर्ण जो अजमेर में शासन करते हैं वो ये शासक थे। दोबारा देखिए, वासुदेव चौहान चौहान वंश का संस्थापक, फिर उसके बाद दुर्लभ राज, गुबक राज, चंद्रराज। दूसरे नंबर दुर्लभ राज, तीसरा गुबक, चौथा चंद्रराज, पांचवा बागपति राज, छठवां अजय राज, सातवां अर्णोराज, आठवां विग्रहराज। नवा जो शासक आता है वो सोमेश्वर चौहान, और 10वां आता है वो कौन है, पृथ्वीराज चौहान। ये महत्वपूर्ण चौहान वंश थे अजमेर के जिन्होंने शासन किया था। अब इनके बाद में अपन जो पहला जो शासक है उसके बाद में अपन चर्चा करते हैं। पहला जो शासक है उसका नाम है वासुदेव चौहान। हेडिंग डालिए वासुदेव चौहान। वासुदेव चौहान। वासुदेव चौहान की अपन बात करें मित्रों, तो जो ये वासुदेव चौहान हैं, ये वासुदेव चौहान को चौहान वंश का संस्थापक कहते हैं। वासुदेव चौहान को क्या कहा जाता है, चौहान वंश का संस्थापक कहा जाता है। ध्यान रखना, वासुदेव चौहान को ही चौहान वंश का क्या कहा जाता है, संस्थापक कहा जाता है। तो जो वासुदेव चौहान हैं, इन वासुदेव चौहान के बारे में अपन चर्चा करते हैं। एक मिनट इसको सीधा लिख लेते हैं। वासुदेव चौहान। चौहान बात करें अपन इनके सन की तो 551 मिलता है ना। तो वासुदेव चौहान की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट ये बात है कि वासुदेव चौहान को चौहान वंश का
चौहान वंश का संस्थापक, इसी को कहा जाता है आदि पुरुष। आदि का मतलब होता है प्राचीन, है ना। इसी को कहा जाता है आदि पुरुष, या इसी को कहा जाता है मूल पुरुष। आदि पुरुष या मूल पुरुष किसे कहा जाता है? वासुदेव चौहान को कहा जाता है। इसने 551 ईस्वी में साबर जयपुर में चौहान वंश की नींव रखी। साबर जयपुर में चौहान वंश की नींव रखी। ध्यान रखना, वासुदेव चौहान ने अपनी राजधानी, है ना, तो वासुदेव चौहान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? सावर जयपुर को, सॉरी अहिच्छपुर नागौर को बनाया था, है ना। केंद्र था ये सावर जयपुर। तो जो अपनी राजधानी बनाई थी, वो राजधानी इसने बनाई थी, वो बनाई थी अहिच्छपुर को। अपनी राजधानी वो बनाई थी अहिच्छपुर। और ये अहिच्छपुर कहाँ है दोस्तों? ये अहिच्छपुर है, ये अहिच्छपुर है नागौर। एक शिलालेख है दोस्तों, और इस शिलालेख का नाम है बिजूलिया शिलालेख। एक शिलालेख है, उसका नाम है बिजूलिया शिलालेख। बिजूलिया शिलालेख। और बिजूलिया शिलालेख के अनुसार एक सुंदर झील है, इस प्रकार की। बिजूलिया शिलालेख के अनुसार ये जो झील है, उस झील का नाम है सांवर झील। इस झील का नाम है सांवर झील। और ये शिलालेख इस बात की जानकारी देता है कि सांवर झील थी ये सांवर झील। इस सांवर झील के निर्माता कौन हैं? तो वो सांवर झील के निर्माता कौन है? वो भी वासुदेव चौहान हैं। ध्यान रखना, वासुदेव चौहान हैं। अपन कह सकते हैं कि बिजूलिया शिलालेख के अनुसार सांवर झील के निर्माता कौन है? वासुदेव चौहान हैं। बिजूलिया शिलालेख की बात करें अपन रचना की, तो रचना किसके शासनकाल में हुई है? सोमेश्वर चौहान के शासनकाल में। सोमेश्वर चौहान के शासनकाल में हुई। और सोमेश्वर चौहान के शासनकाल में 1170 ईस्वी में इसकी रचना गुणभद्र सूरी द्वारा की गई। गुणभद्र सूरी के द्वारा की गई। गुणभद्र सूरी के द्वारा की गई। ध्यान रखना, वासुदेव चौहान, इसको चौहान वंश का आदि पुरुष, मूल पुरुष कहते हैं। 551 ईस्वी में साबर जयपुर में चौहान वंश की नींव रखी है। इसने अपनी राजधानी अहिच्छपुर नागौर को बनाया। बिजूलिया शिलालेख के अनुसार इस सावर झील का निर्माता कौन है? वासुदेव चौहान है, जिसकी बिजूलिया शिलालेख की रचना सोमेश्वर चौहान के शासनकाल में 1170 ईस्वी में गुणभद्र सूरी के द्वारा की गई। अगला जो अपन का जो शासक आता है दोस्तों, उस शासक का नाम मिलता है दुर्लभ राज। दूसरे नंबर का शासक है दुर्लभ राज। इससे कुछ नहीं, छोटा शासक है, महत्वपूर्ण शासक नहीं है। इससे 2-3 पॉइंट अपन को याद रखने हैं। एक तो ये पॉइंट है इससे संबंधित कि सर्वप्रथम इसके शासनकाल में, सर्वप्रथम इसके शासनकाल में मुस्लिम आक्रमण हुए। अपन कह सकते हैं मुस्लिम आक्रमण प्रथम बार हुए। तो ध्यान रखना, प्रथम बार जो मुस्लिम आक्रमण हुए वो किसके शासनकाल में हुए? दुर्लभ राज के शासनकाल में हुए हैं। और ये जो प्रतिहार शासक थे, ध्यान रखना, ये प्रतिहार शासक थे, और जिनका नाम था वत्स्यराज। और उस वत्स्यराज के सामंत थे। सामंत मतलब अपने अधीन रहते थे, छोटी रियासत अधीन थी। वत्स्यराज के सामंत थे। ध्यान रखना, एक मिनट वत्स्यराज से आपको और बताता हूँ। ये वत्स्यराज है ना, ये प्रतिहार शासक था। और एक स्थान मिलता है जिसका नाम है ओसिया। एक स्थान है और ओसिया। ये जो ओसिया स्थान है, ये ओसिया स्थान आता है जोधपुर में। कहाँ आता है? जोधपुर। ये ओसिया है। इस ओसिया के उपनाम अगर बात करें अपन, तो ओसिया के जो उपनाम हैं, इसके जो उपनाम मिलते हैं वो मिलता है उपकेश पाटन। उपकेश पाटन। और जो दूसरा उपनाम है वो मिलता है मूर्तियों का खजाना। उपकेश पाटन या जो दूसरा नाम मिलता है वो मिलता है मूर्तियों का खजाना।
मूर्तियों का खजाना। इस ओसिया है, इस ओसिया में सबसे प्रसिद्ध जो मंदिर है, ध्यान रखना, इस ओसिया में सबसे प्रसिद्ध मंदिर, सबसे प्रसिद्ध मंदिर, और जो सबसे प्रसिद्ध मंदिर है दोस्तों वो है सूर्य मंदिर। ध्यान रखना, जो सबसे प्रसिद्ध मंदिर है वो कौन सा है? सूर्य मंदिर है। और इस सूर्य मंदिर का दोस्तों निर्माण किसने करवाया? वो वत्सराज ने करवाया। इस सूर्य मंदिर का अपन बात करें निर्माण, तो इस सूर्य मंदिर का जो निर्माण करवाने वाले शासक थे वो कौन थे? वत्सराज थे। तो दुर्लभ राज से अपन को 2-3 पॉइंट याद रखने हैं। दुर्लभ राज से 2 पॉइंट महत्वपूर्ण आपके कौन कौन से याद रखने हैं? एक याद रखना है दोस्तों कि सर्वप्रथम इसी के शासनकाल में मुस्लिम आक्रमण हुए थे प्रथम बार। प्रतिहार जो शासक थे, एक पॉइंट अपन को ये रखना है कि जो प्रतिहार शासक थे, उस प्रतिहार शासक वत्सराज के ये सामंत थे। प्रतिहार शासक वत्सराज के सामंत थे। ओसिया है, ओसिया जोधपुर में स्थित है। उपनाम उपकेश पाटन और मूर्तियों का खजाना। सबसे प्रसिद्ध मंदिर है यहाँ का सूर्य मंदिर, और इसका जो निर्माण करवाया वो किसने करवाया? वत्सराज के द्वारा करवाया गया। अगला जो शासक है दोस्तों, उस अगले शासक पर अपन चर्चा करते हैं। तो जो अगला चौहान वंश का शासक आता है उसका नाम है गुबक। अगला जो चौहान वंश का शासक आता है उस चौहान वंश के शासक का नाम है गुबक। तो पहली बात तो ये है कि ये जो गुबक महाराज थे, इनको नागभट्ट प्रथम ने वीर राजा की उपाधि दी। वीर राजा की उपाधि दी। नागभट्ट जो प्रथम थे, उस नागभट्ट प्रथम ने इनको वीर राजा की उपाधि दी। और दूसरा जो मेन फैक्ट है वो इसने ये है कि सीकर में इन्होंने हर्षनाथ पर्वत का निर्माण करवाया। हर्षनाथ पर्वत का क्या करवाया था दोस्तों? निर्माण करवाया। हर्षनाथ पर्वत का निर्माण करवाने वाले, हर्षनाथ पर्वत पर जो हर्षनाथ जो पर्वत है, उस हर्षनाथ पर्वत पर हर्षनाथ जी के मंदिर का, ध्यान रखना, हर्षनाथ पर्वत पर है जो हर्षनाथ जी के मंदिर का, हर्षनाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया। हर्षनाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया। तो हर्षनाथ जी है, हर्षनाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया। दूसरी बात यह है कि इस हर्षनाथ जी को चौहान अपना इष्ट देव मानते हैं। ये चौहान अपना इष्ट देव मानते हैं। और ये हर्षनाथ जी हैं ना, ये हर्षनाथ जी हैं, ये कोई और नहीं है, ये जीन माता के भाई हैं। ये हर्षनाथ जी हैं जो कौन के हैं? जीन माता के भाई हैं। हर्षनाथ जी हैं वो हैं जीन माता के भाई। तो ये अपना जो शासक था जिसका नाम था गुबक, और गुबक नागभट्ट प्रथम ने इनको वीर राजा की उपाधि दी है। सीकर में हर्षनाथ मंदिर का निर्माण करवाया है हर्ष पर्वत पर। एक हर्षनाथ की पहाड़ी और उदयनाथ की पहाड़ी, दो चीज़ और हैं जो कन्फ्यूजन करने वाली है। एक चीज़ है हर्षनाथ की पहाड़ी, हर्षनाथ की पहाड़ी और उदयनाथ की पहाड़ी। हर्षनाथ की पहाड़ी और उदयनाथ की पहाड़ी दोनों ही दोस्तों अलवर में, ध्यान रखना, दोनों ही कहें अलवर में। लेकिन हर्ष पर्वत अगर आपसे पूछा जाए तो वो सीकर में, जो हर्षनाथ जी का मंदिर बना हुआ है, जो चौहान शासक अपना इष्ट देव मानते हैं। और ये हर्षनाथ जी जीन माता के कौन थे? भाई थे। ठीक है दोस्तों, आज अपन ने वासुदेव चौहान से लेकर के और गुबक तक का जो चौहान वंश का इतिहास है उस पर चर्चा की है। चौहानों की अपन ने उत्पत्ति के बारे में देखा था, दोबारा देख लेते हैं एक बार। चौहानों की अपन उत्पत्ति के बारे में देखे थे। यहाँ अपन ने इनके बारे में देखा था, राजस्थान में कौन कौन से वंश कौन कौन सी जगह शासन करते हैं। उसके बाद में अपन ने शाकंभरी या सावर के चौहान वंश में देखा था। इनकी उत्पत्ति में डॉक्टर दशरथ शर्मा ने इनकी ब्राह्मणों से बताई गई है। चंद्रवरदाई ने अपने ग्रंथ पृथ्वीराज रासु में ये कहा है कि आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया, और आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया था राक्षसों को वध करने के लिए, और उनसे 4 जातियाँ हुई थी, प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। इसके अलावा
जो हैं बिजोलिया शिलालेख में इनको वत्स्यगोत्रीय ब्राह्मण बताया गया। बिजोलिया शिलालेख की जो रचना है सोमेश्वर के शासनकाल में गुणभद्र सूरी ने 1170 ईस्वी में की। कर्नल जेम्स टोड ने इसको विदेशी बताया है और इन्होंने कहा है कि मध्य एशिया में जो जाति रहती है शक, कुषाण, उहुण व सीथियन, इन जातियों से इनकी उत्पत्ति हुई है। चौहानों को सूर्यवंशी बताने वाले ग्रंथ थे हमीर महाकाव्य, नैनचंद सूरी, हमीर रासो, सारंगधर, राजपूताने का प्राचीन इतिहास, गौरीशंकर, हरिचंद ऊजा, पृथ्वीराज विजय, जयानक, बीसलदेव, रासो, नरपति नाल। इधर तो ये ग्रंथ हैं और इधर इनके लेखक हैं और इन्होंने जो ये उत्पत्ति बताई है वो सूर्यवंशी बताई है कि ये चौहान थे वो कौन थे, सूर्यवंशी थे। तो चंद्रवंशी बताने वाले थे आबू के अचलेश्वर का शिलालेख और दूसरा हांसी का शिलालेख। इन्होंने इनको क्या बताया है दोस्तों, चंद्रवंशी बताया है। चौहानों को इंद्रवंशी बताने वाला पाली जिले में एक बाली तहसील का शिलालेख था जिसका नाम था राजपाल का सहवाड़ी शिलालेख। इन्होंने इनको इंद्रवंशी बताया है। चौहानों के मूलभूत स्थान के बारे में मत गोपीनाथ जी शर्मा जी ये कहते हैं कि गुजरातरा प्रदेश यानी गुजरात से आए थे। गुजरातरा प्रदेश यानी गुजरात से आए थे कौन, चौहान राजस्थान में। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार चौहान गुजरातरा या गुजरात प्रदेश से आए थे। डॉक्टर दशरथ शर्मा इनको चित्तौड़गढ़ जिले से बताते हैं कि चित्तौड़गढ़ जिले से आए थे। पृथ्वीराज विजय के लेखक जयानक भट्ट इनको पुष्कर अजमेर से बताते हैं। एक राइटर थे जिनका नाम था आसोपा और आसोपा ये कहते हैं कि पिछोला झील के चारों तरफ चौहान रहते थे और चौहान रहने के कारण ये चाहेमान कहलाने लगे। जो पिछोला झील कहलाने वाले जो चौहान हैं वो चाहेमान कहलाने लगे। ये चाहेमान है, ये चौहानों की संतान है जो पिछोला झील किनारे रहने के कारण चाहेमान कहलाने लगे। अब अपन ने देखा था इंपोर्टेंट शासक, इसमें पहला था वासुदेव चौहान 551 ईस्वी में। यानी चौहानों की उत्पत्ति तो 551 ईस्वी में होती है और जो पतन है वो तराइन के द्वितीय युद्ध के साथ में हो जाता है। तो वासुदेव चौहान, दुर्लभराज, गुबक, चंद्रराज, बागपतिराज, अजयराज, अर्नोराज, विग्रहराज और उसके बाद में जो अगला शासक आता है वो आता है सोमेश्वर चौहान और पृथ्वीराज चौहान। यानी अपन इस बात को कहें कि उत्पत्ति अपन देखें तो चौहानों की जो उत्पत्ति है वो किससे रहती है, वासुदेव चौहान से। और वासुदेव चौहान ने जो नींव रखी है वो रखी है दोस्तों 551 ईस्वी में। और इनका जो पतन है यहाँ से लेकर के अंतिम शासक अजमेर के चौहानों का रहता है वो रहता है पृथ्वीराज तृतीय, पृथ्वीराज चौहान तृतीय। और ये रहता है दोस्तों 1177 से 1192 में। यानी 1192 में एक युद्ध होता है जिसका नाम है तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध एक युद्ध होता है जिसको अपन कह सकते हैं तराइन का द्वितीय युद्ध। और ये तराइन का जो द्वितीय युद्ध होता है ये मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज के मध्य होता है और इसी में 1192 में ही पृथ्वीराज की मृत्यु हो जाती है। तो ये ध्यान रखना 11 चौहान है वो 551 ईस्वी से लेकर 1192 ईस्वी तक अजमेर का शासन करते हैं। उसके बाद में इनका पुत्र गोविंद राज होता है वो 1194 में रणथंभौर में चला जाता है। रणथंभौर में चौहान वंश की नींव रखता है। अपन ने जो प्रथम शासक देखा था वासुदेव चौहान, चौहान वंश का संस्थापक, आदि पुरुष से मूल पुरुष कहते हैं। 551 ईस्वी में सावर जयपुर में चौहान वंश की नींव रखी है। अपनी राजधानी अयचपुर नागौर को बनाया। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार जो सावर झील है उस सावर झील का निर्माता भी कौन है, वासुदेव चौहान है। और इस सावर झील के समीप ही अपनी एक कुल देवी है, ध्यान रखना उसका। इस सावर झील के समीप ही अपनी कुल देवी और उस कुल देवी का नाम मिलता है दोस्तों शाकंभरी माता। शाकंभरी माता। और इस शाकंभरी माता के मंदिर का निर्माण करवाया। माता के मंदिर का निर्माण करवाया। तो दो बार ये ध्यान रखना, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सावर झील का निर्माता है और इस सावर झील के समीप ही अपनी कुल देवी शाकंभरी माता के मंदिर का निर्माण भी किसने करवाया, वासुदेव चौहान ने। अगला जो शासक आता है दुर्लभराज, सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणसी के शासनकाल में हुए और प्रतिहार साकर वत्सराज के सामंत थे। ओसिया जोधपुर में स्थित है। उपनाम उपकेश काटन, मूर्तियों खजाना। सबसे प्रसिद्ध मंदिर है यहाँ दोस्तों ओसिया का वो है सूर्य मंदिर और इसका निर्माण वत्सराज ने ही करवाया। जो वत्सराज के सामंत कौन थे, दुर्लभराज थे। गुबक नागवट फस्ट ने इनको वीर राजा की उपाधि दी। नागवट फस्ट ने इनको वीर राजा की उपाधि दी। इनको दी थी गुबक को। और सीकर में हर्षनाथ पर्वत पर हर्षनाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया। और ये हर्षनाथ जी हैं चौहानों के इष्ट देव हैं या चौहान इनको इष्ट देव मानते हैं। हर्षनाथ जी हैं वो चौहानों के इष्ट देव। हर्षनाथ जी हैं वो हर्षनाथ जी कौन है, चौहानों के इष्ट देव, इष्ट देवता।
ठीक है। हर्षनाथ पहाड़ी और उदयनाथ की पहाड़ी दोनों ही अलवर में हैं, और ये चौहान हैं, ये हर्षनाथ जी हैं, जीनबाई के भाई हैं, ध्यान रखना, जीन माता के भाई हैं, और ये जीन माता हैं, ये चौहानों की आराध्य देवी हैं, जीन माता चौहानों की आराध्य देवी। चौहानों की जो कुल देवी हैं वो कौन सी हैं, अभी देखा अपने शाकंभरी माता हैं, और आराध्य देवी कौन सी हैं, जीन माता हैं। तो इस तरीक़ा से अपना ये चैप्टर कंप्लीट हुआ दोस्तों, और आप रेगुलरिटी बनाएं। अगला जो अपन गुबक के बाद में अपना जो अगला राजा आएगा चंद्रराज, बागपति राज, बागपति के बाद में अजय राज, उसके बाद अर्णोराज, बीसलदेव राज, बीसलदेव या अपन उसको कहते हैं विग्रहराज। उसके बाद में अपन देखेंगे सोमेश्वर चौहान, और इसके बाद में जो अगला जब अपन का शासक आएगा पृथ्वीराज तृतीय। उन तमाम बातों पर चर्चा करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद साथियों।